नमस्कार साथियों, हम हैं गाजीपुर ज़िले के मुख्यालय पर और आज समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों द्वारा भारत में सबसे ज्वलंत समस्या शिक्षा के ऊपर आपके द्वारा अपने चैनल से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले सर आपका परिचय। मेरा नाम धर्मचंद्र यादव, मैं अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय सचिव और समाजवादी अधिवक्ता सभा का जिला अध्यक्ष गाजीपुर तथा साथ ही साथ मैं कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन गाजीपुर का पूर्व महासचिव भी रहा। सर इस समय अभी कल एक जयंती मनाई गई थी, प्रथम महिला शिक्षक, जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि पूरे भारत में प्रथम महिला शिक्षक कौन थी और उनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान था। सर्वप्रथम मैं भारत की प्रथम शिक्षिका कही जाने वाली अपने पूर्वज सावित्रीबाई फुले जी को नमन करता, साथ ही साथ आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपको इसलिए कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर हमें समाज में कुछ बोलने का अवसर दिया, और आपके दर्शकों को प्रणाम भी करता हूँ कि आपके दर्शक जो है हमारी बातों को सुनते हैं और समाज में उसका प्रचार प्रसार करते हैं। सर ये प्रथम महिला शिक्षक कौन थी? ये सावित्रीबाई फुले, जिन्हें आज पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। इनके विषय में जानने के लिए थोड़ा सा हमें इतिहास को भी देखना चाहिए, खंगालना चाहिए कि भारतीय इतिहास में शिक्षा की दशा क्या रही है। चूँकि सावित्रीबाई जी को, ज्योतिबा फुले जी को शिक्षा के क्षेत्र से ही सभी लोग जानते हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत में इन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया, उसके लिए याद किए जाते हैं। तो चूँकि जब भारत में वैदिक काल रहा और 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उस वर्ग में जो चौथा वर्ण रहा है शूद्र, उसको शिक्षा से वंचित कर दिया गया जानबूझ करके। अभी आप यहाँ पे हमें भारत रत्न बाबा साहब को कोट करना पड़ेगा, जिनका कहना रहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसका मतलब क्या है? शिक्षा से लोगों के हर क्षेत्र का विकास होता है, मानसिक और आर्थिक, सामाजिक, हर क्षेत्र, उस पूरे विश्व के नॉलेज में, ज्ञान में उसकी बढ़ोतरी होती है, ताकि वह एक बढ़िया और सुंदर जीवन जी सके। और जब शिक्षा से लोगों को वंचित कर दिया जाएगा तो पशुवत जीवन जीने को मजबूर हो जाएगा। इसलिए वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया, और जब बहुत डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, समय कम है, चाहे वेद हो या मनुस्मृति रही, तो यहाँ शिक्षा से किस तरह से वंचित किया गया सारे लोग जानते हैं। वो तो भला हो अंग्रेजों का कि वे यहाँ के समाज का गहरा अध्ययन करके जातिवार जनगणना कराए, और उससे पहले भारत में सबको शिक्षा का अधिकार देने का जो अधिनियम था 1835 में पारित करके, जो सदियों से चली आ रही व्यवस्था थी, उसको चकनाचूर करती है। तो यहाँ पे
अंग्रेजों को धन्यवाद सबको शिक्षा देने के लिए, मानव के विकास में योगदान देने के लिए, और साथ ही साथ जो आपका प्रश्न रहा, इस अधिनियम के पारित होने के बाद तमाम बाधाओं को दूर करते हुए, सहते हुए पहली बार महिला शिक्षा या पुरुष शिक्षा में जो सावित्रीबाई फुले जी का अपूरणीय स्वर्णिम योगदान रहा, उसके लिए उन्हें नमन किया जाता है। इस समय सर आज़ाद भारत में आज़ाद शिक्षा है, इस पे आपकी क्या राय है? काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया, और उसी जो पिछला हमने उत्तर दिया था आपके प्रश्नों का, उसी को आगे बढ़ाते हुए, जिसे वर्तमान समय में प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार जो राम राज्य के रूप में जानी जाती है, और हमारा देश आज अमृत, इस पीरियड में अगर इसको वैदिक काल में भी राम राज्य रहा है, इस समय भी राम राज्य चल रहा है। उस समय भी शिक्षा से वंचित किया गया, और आज उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों को बंद करने का जो निर्णय लिया गया है, कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है कि हमें पुनः वैदिक युग में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और जो शिक्षा मिली है इधर और लोगों का विकास हुआ है, उस पर फिर रोका जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि 1848 से प्रथम विद्यालय जो हमारी महापुरुष रही हैं, सावित्रीबाई जी, ज्योतिबा फुले जी, उनके द्वारा जो शिक्षा का क्रम चला है, अब तक चला आ रहा है। अब उसको किस तरह से रोका जा रहा है? एक तरफ 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो बच्चे हैं खिचड़ी खिला करके, उनमें जो अध्यापक हैं उनको दूसरे कामों में लगा करके, शिक्षा न दिलवा करके, और आगे बढ़ेंगे तो कथित रूप से एक ही वर्ण के लोगों के प्रोफेसर, कुलपति, इन लोगों की नियुक्ति करके, तो शिक्षा देने और शिक्षा लेने दोनों से वंचित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। यह बहुत ही खतरनाक है, हमें इससे सजग होना पड़ेगा। राम राज्य में सर ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये भी किसी पौराणिक व्यवस्था में ही लिखा गया। इस पे आप क्या कहेंगे? उस समय की शिक्षा क्या इंगित करती थी? ये तो 15वीं शताब्दी मुस्लिम पीरियड का, जब रामचरितमानस का रचना हुई है। रामचरितमानस की रचना आपको स्वामी तुलसीदास ने किया है, उनका यह दोहा या चौपाई है, और जिसका भी उद्देश्य वही है, वैदिक काल की तरफ जाना। यानी कि उस समय तो अभी शिक्षा का अधिकार नहीं था लोगों को, फिर भी कहीं न कहीं जो वैदिक व्यवस्था रही है उसका ये जीता जाता प्रमाण है कि 15वीं 16वीं शताब्दी में भी शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, और थोड़ा मोड़ा कहीं से था भी तो उसको रोक दिया जाए। लेकिन इस समय साहब उत्तर प्रदेश सरकार तो शिक्षा पे बड़ी मेहरबान है, फ्री में निःशुल्क शिक्षा दे रही है, बच्चों को मिड डे मील दे रही है, ड्रेस दे रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, यह क्यों दे रही है? भारत जब आज़ाद हुआ और हमारा स्वतंत्र संविधान लागू हुआ, जो इस समय चल रहा है, उस संविधान का अनुच्छेद 21A वह कह रहा है, कोई नया तो है नहीं, कि भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो उसके प्रकाश में यह व्यवस्था लागू की गई थी, चाहे मिड डे मील हो या जो भी आप बता रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं।
या कोई विशेष अभियान इस सरकार का नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। अच्छा सर, उच्च शिक्षण क्षेत्रों में लोग बताते हैं कि उस पर भी जीएसटी लगी है, इस पे क्या कहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में भी जीएसटी लगी है। अब तो कहा नहीं जा रहा है, ऐसा है कि कलम पे जीएसटी, किताब पे जीएसटी, कापी पे जीएसटी, लेकिन शराब को देखिए, अभी 1 तारीख को इसी उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। आप योगी जी की सरकार के ऊपर आरोप तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं, योगी जी की सरकार हो चाहे कोई और हो, ये चाहते क्या है? एक तरफ शिक्षा को बंद कर रहे हैं, शराब पे बढ़ावा। वहीं अभी इसी सरकार को देखिए, केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, हमारा इस पर बहुत ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज, उस पे लगभग 7,500 करोड़ रुपए का खर्च। कितने का सर? 7,500 करोड़ रुपए का शायद खर्च है कुंभ में। हाँ, लेकिन वो भी क्या, मतलब 1-2-3 महीने के लिए सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उससे तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। वही पैसा अगर इन 27,000 विद्यालयों पर लगाया गया तो पूरे प्रदेश का कायाकल्प हो जाता। लेकिन इन सरकारों का, फिर हम कह रहे हैं कि कतई उद्देश्य लोगों को शिक्षा देना नहीं है, बल्कि शिक्षा से कैसे वंचित किया जाए, यह उद्देश्य है। वहाँ तो सर ये बताया जाता है कि कुंभ में स्नान कर लेने से पाप कट जाते हैं। देखिए, यह धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है और इस पर बहुत बहस करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा जिस विचार का है, सभी लोग संविधान के अनुसार स्वतंत्र हैं, लेकिन जो संविधान में भी यह व्यवस्था है कि लोगों को वैज्ञानिक रूप से जागरूक किया जाए। लेकिन हमारे सरकारें जो है, दुर्भाग्य से बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा न दे करके धार्मिक शिक्षा की तरफ मोड़ रही है, ताकि लोग प्रगति न करके पुनः विनाश की तरफ चले जाएं। अब तो सर पता ये चला है कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को निपुण किया जा रहा है और किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है, केवल निपुण किया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? अरे जब उनको शिक्षा न दे करके केवल खिचड़ी ही खिलाना है और ऐसे ही पास कर देना है, तो कहाँ से निपुण होंगे और कैसा ज्ञान अर्जित करेंगे? और एक तरफ जो दोहरी शिक्षा है, हमारे महापुरुष जो पहले कहा गए कि राष्ट्रपति या मजदूर की हो संतान, सबको शिक्षा एक समान, और यहाँ जो मजदूर के लड़के हैं खिचड़ी खा करके बिना शिक्षा के निपुण हो रहे हैं, दूसरे तरफ कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम के जहाँ पे 10,000 रुपये मंथली की फीस है, उससे अधिक वाली भी फीस है, वहाँ शिक्षा बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जो संविधान की मंशा है या जो होना चाहिए नैतिक रूप से भी, उसका घोर उल्लंघन है। तो आपके अनुसार समान शिक्षा नहीं चल रही है? नहीं, हमारे अनुसार ही नहीं कि कोई भी जागरूक व्यक्ति कहेगा कि समान शिक्षा नहीं चल रही है। इस राम राज्य में जब समान शिक्षा नहीं है तो फिर कब समान शिक्षा होगी? नहीं, राम राज्य का मतलब यही है कि समान शिक्षा न हो, और जब तक राम राज्य लागू रहेगा तो समान शिक्षा लागू होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए हमें राम राज्य नहीं, संविधान का राज्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं कौशल निधि भारत और सुन रहे थे। अंत में एक बात अपने तरफ से हम जोड़ना चाहेंगे जी। खास तौर से अहिर, चमार, कुर्मी जैसी बैकवर्ड जातियों, जैसी शूद्र जातियों के लिए
आजकल हम देख रहे हैं कि कुकुर मुत्ते की तरह इन जाति के लोग यादव महासम्मेलन या ऐसे जातिवादी संगठनों में काफी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसका दुष्परिणाम यह है कि हम विकास की ओर नहीं विनाश की तरफ जा रहे हैं। कम से कम इन जातियों के लोगों को चाहिए कि वह ऐसे जातिवादी संगठनों को नकारें और देश के उज्जवल भविष्य की तरफ हाथ बढ़ाएं। अभी तो सर ये पूरा चरम पे चल रहा है, लोग अपने को हिंदू मान रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अहिर, भर, चमार, कुर्मी, गणेर ऐसी जातियां, लेकिन यहाँ तो सब अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ये हिंदू कह रहे हैं या मुसलमान कह रहे हैं, यही विभाजन तो सब 2014 से जो नया भारत बना है, इसी विभाजन की वजह से जो नया भारत है आज कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो हमें इस नए भारत से नहीं, पुराने भारत से जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने सुना कि समान शिक्षा कैसी होगी, और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ये महानुभावों की बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, आप अपनी राय जरिए कमेंट दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।